आज का हमारा टॉपिक है मांग विश्लेषण। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स या व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो हमारा बीकॉम पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर है, इसकी सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस। इसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं उपयोगिता दृष्टिकोण अथवा संख्यावाचक दृष्टिकोण, यूटिलिटी अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच। देखो, प्रत्येक व्यावसायिक फर्म अपनी वस्तु की मांग में रुचि रखती है तथा वह किसी न किसी रूप में उसका पूर्वानुमान भी लगाती है। मांग विश्लेषण और पूर्वानुमानों से फर्म को बाजार प्रभावों का विश्लेषण करने और मांग के परिचालन करने में सहायता मिलती है। एक वस्तु की मांग बहुत तत्वों से प्रभावित होती है, जैसे वस्तु का मूल्य क्या है, व्यक्ति की आय, संबंधित वस्तुओं के मूल्य, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन क्रियाएं, जनसंख्या, साख नीति, साख की उपलब्धि, उपभोक्ताओं की रुचि इत्यादि। मांग विश्लेषण में मांग को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों को सम्मिलित करना संभव नहीं है, या यूं कह लो कि संभव नहीं है, मतलब असंभव नहीं है, सॉरी, असंभव नहीं है। यानी हम मांग विश्लेषण में मांग को जितने भी तत्व प्रभावित करते हैं उन सबको सम्मिलित कर सकते हैं, परंतु प्रमुख तत्व जिनका मांग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये तत्व वस्तु का मूल्य, उपभोक्ताओं की आय, संबंधित वस्तु के मूल्य, विज्ञापन इत्यादि है। आर्थिक विश्लेषण में अर्थशास्त्री वस्तु की मांग के निर्धारक तत्वों में वस्तु के मूल्य को सर्वाधिक महत्व देते हैं तथा मांग सिद्धांत में वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसके मूल्य में संबंध स्थापित करके उसकी व्याख्या करते हैं। या मैं ये बता दूं कि वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसके मूल्य में विपरीत संबंध होता है। सामान्य हमारा मांग का नियम है कि यदि मूल्य ज़्यादा है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा कम होगी, और मूल्य कम है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन पिछले वर्षों में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की एक सिद्धांत, जो कि सबसे पुराना सिद्धांत है, जो वस्तु की उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण करता है, इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचनाएं हुई और आलोचनाएं होने के कारण अनेक वैकल्पिक सिद्धांत का विकास हुआ, और जिनमें उदासीनता वक्र विश्लेषण भी है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अध्ययन की विधि बहुत पुरानी है। इसके प्रतिपादन में अनेक अर्थशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु इसे अंतिम रूप देने का श्रेय मार्शल को है। यहाँ हम मार्शल के सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। मार्शल का सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, सीमांत उपयोगिता हास नियम, अधिकतम संतुष्टि नियम, उपभोक्ता का आधिक्य नियम तथा मांग के नियम को अपने में सम्मिलित किए हुए हैं। लेकिन इन सबसे पहले हम सबसे पहले ये समझें कि उपयोगिता का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। किसी वस्तु अथवा सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति अथवा क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। यानी जब तक किसी वस्तु या सेवा में मनुष्य की किसी भी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रहती है, तब तक उसमें उपयोगिता का निवास रहता है। जैसे रोटी में भूख मिटाने की क्षमता है, तो यही रोटी की उपयोगिता है। शराबी के लिए शराब की उपयोगिता है, डाकू के लिए बगैर लाइसेंस की बंदूक उपयोगिता है। तो शराब और बंदूक जैसे वस्तुओं की भी उपयोगिता होती है। इसी के रेफरेंस में प्रोफेसर थॉमस के अनुसार अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक अथवा मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता होती है, चाहे उपभोक्ता या अन्य लोगों पर इसका प्रभाव विनाशकारक हो या समाज के लिए ये हानिकारक हो। अर्थात वस्तु या सेवा की उपयोगिता उसके लाभदायक या हानिकारक होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह उसकी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति पर निर्भर करती है। यानी कोई भी वस्तु या सेवा जिसमें उसमें जब तक मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है, उपयोगिता है। अब वो चाहे हानिकारक हो चाहे वो लाभकारक हो।
अब नेक्स्ट हमारा आता है उपयोगिता की विशेषताएं। अर्थ समझने के बाद हम एक एक करके इसकी उपयोगिताएं समझेंगे। तो पहला मेरा पॉइंट है, उपयोगिता का लाभदायक या कल्याणकारी होने या ना होने से कोई संबंध नहीं होता। मैंने अभी भी जैसे बताया कि शराबी के लिए शराब, डाकू के लिए बगैर लाइसेंस की बंदूक, उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि उपयोगिता तो केवल मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति का नाम है। अब चाहे आवश्यकता अच्छी हो या बुरी, कल्याणकारी हो या अकल्याणकारी, इसकी पूर्ति के परिणाम लाभदायक हो या हानिकारक। शराब, भांग आदि का अत्यधिक उपभोग समाज की दृष्टि से अकल्याणकारी या हानिकारक होता है। फिर भी इनके उपभोक्ताओं को इनकी उपयोगिता होती है, क्योंकि इनके उपभोग से उन्हें मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता। सेकंड पॉइंट है हमारा कि उपयोगिता एक सापेक्ष विचार है। यूटिलिटी इज ए रिलेटिव टर्म, यानी एक दूसरे से रिलेट करती है। कैसे कि निरपेक्ष नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। उपयोगिता किसी वस्तु में जन्मजात यानी शुरू से ही नहीं होती है, बल्कि वस्तु और मनुष्य की पूरी की जा रही आवश्यकता के संबंध का यह परिणाम होती है। जैसे कोई व्यक्ति यदि बहुत प्यासा है तो उसके लिए पानी की उपयोगिता है, लेकिन प्यास बुझते ही उसके लिए पानी की उपयोगिता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार उपयोगिता का विचार एक सापेक्ष विचार है जो वस्तु और उपभोक्ता के बीच के परस्पर संबंध पर आधारित है। इस प्रकार उपयोगिता केवल वस्तुगत ही नहीं है, बल्कि सापेक्षिक रिलेटिव है। तीसरा पॉइंट है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव। किसी वस्तु की उपयोगिता उसके उपभोक्ता की मनस्थिति, स्वभाव, रुचि, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अंडे, मांस, बीड़ी, सिगरेट आदि के उपभोक्ताओं को इनकी उपयोगिता होती है, अन्य को नहीं। धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति के लिए धार्मिक पुस्तकों की उपयोगिता होती है, नास्तिक के लिए नहीं। यानी यूटिलिटी व्यक्तिगत है। किसी व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है, स्वभाव कैसा है, रुचि कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी यूटिलिटी होगी, उपयोगिता होगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा जितनी अधिक तीव्र आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उसकी उपयोगिता उतनी ही अधिक होती है। भूख के समय रोटी की उपयोगिता बहुत अधिक होती है, परंतु भूख मिटने पर रोटी की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, जबकि रोटी के तत्व वो की वही हैं। इस प्रकार उपयोगिता उपभोक्ता की इच्छा और मनस्थिति की अभिव्यक्ति है। पांचवा पॉइंट है, उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, उत्पादक वस्तुओं से नहीं। यानी मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु का उपयोगी उपभोग होता है, न कि अप्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि घर में यदि भोजन पकाया जाता है और उसका कोयले का उपभोग किया गया तो ये उपयोगिता की श्रेणी में आता है, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए भोजन पकाया गया और कोयले का उपयोग किया गया तो यह उपयोगिता की श्रेणी में नहीं आता, यह उत्पादन की श्रेणी में आता है। सिक्स पॉइंट है हमारा, उपयोगिता मापी जा सकती है। इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी कैलकुलेटेड। उपयोगिता को मानवीय आवश्यकता की प्रखरता पर निर्भर होने के कारण मापा जा सकता है। किसी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपभोक्ता जितना त्याग करता है वह त्याग ही उपयोगिता का माप होता है। इस त्याग को ध्यान के रूप में या दो वस्तुओं की तुलनात्मक उपयोगिता के रूप में मापा जा सकता है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री इसे कहते हैं कि इसे मापा नहीं जा सकता। सातवां पॉइंट है, उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता। उपयोगिता उपभोक्ता की मन स्थिति पर निर्भर करता है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श किया या देखा नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि किसी व्यक्ति को टाई, कोट, पैंट पहन के बहुत अधिक संतुष्टि मिलती है तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को इसके प्रयोग से बहुत अधिक घृणा हो सकती है। इस प्रकार उपयोगिता केवल मनोवैज्ञानिक विचार है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता।
8वां पॉइंट है, उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। उपयोगिता और संतुष्टि दो शब्द हैं और दोनों में काफ़ी अंतर है, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा उपयोगिता की गणना उस समय की जाती है जब वह किसी वस्तु को प्राप्त करने की सोचता है, परंतु संतुष्टि उस वस्तु के वास्तविक उपभोग के उपरांत प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी कोई चीज़ कि मैं मान लो उपभोक्ता सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज़ की उपयोगिता है, तो वो सिर्फ उस समय की उपयोगिता की गणना की जा रही है, उसको प्राप्त करने की सोच रहा है। लेकिन संतुष्टि, जब तक उसके पास वो वस्तु नहीं आती, तब तक जब तक वो उसका उपभोग नहीं कर लेता, उसको संतुष्टि नहीं मिल सकती। इस प्रकार उपयोगिता और संतुष्टि दोनों में काफ़ी अंतर है। उपयोगिता को संभावित संतुष्टि और संतुष्टि को प्राप्त संतुष्टि कहा जाता है, क्यों और उपभोग में, कंजप्शन में, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं, क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार इसी मान्यता पर आधारित है। 9वां पॉइंट है, उपयोगिता उपभोक्ता को किसी वस्तु के खरीदने को लालायित करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उपयोगिता जो है किसी वस्तु को खरीदने को लालायित करती है, क्योंकि किसी वस्तु के उपभोग से संतुष्टि प्राप्त होने की संभावना होती है उपभोक्ता को, इसलिए वह उसे खरीदने का प्रयत्न करता है। और इसका हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे मान लो केरोसिन है, तो केरोसिन की हमें उपयोगिता होती है और उसको परचेज करने के लिए हम घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा 10th, उपयोगिता को त्याग के बिना प्राप्त करना संभव नहीं है। प्रकृति के द्वारा जो मुफ्त वस्तुएं हमें मिलती है, उनको छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना पड़ता है। बगैर त्याग के वह वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं कर सकता और इनके बगैर उपयोगिता भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये 10 पॉइंट हमारे उपयोगिता की विशेषताएं हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट मेन हेडिंग आती है उपयोगिता की माप। उपयोगिता की माप यानी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कुछ इकोनॉमिक्स या कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता। किसी वस्तु के आवश्यकता संतुष्टि गुण को उपयोगिता कहते हैं। अभी अभी हमने ये इसकी मीनिंग में पढ़ा उपयोगिता की में। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस संतुष्टि गुण को मापा जा सकता है? उपयोगिता की एक विशेषता यह भी है कि यह अमूर्त होती है, केवल मनोवैज्ञानिक विचार पर आधारित होती है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से इसको मापना संभव नहीं है, हम इसकी माप केवल परोक्ष रूप से ही की जाती है। अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता को मापने की दो विधियां बताई हैं। पहला, गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल अप्रोच, जो चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं मांग विश्लेषण, जिसमें हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली गणनावाचक दृष्टिकोण पर ही आधारित है, कार्डिनल अप्रोच पर ही आधारित है। तो मार्शल तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लिए कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना पड़ता है। इस त्याग को मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है, यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितना पैसा हमने दिया है वो उस वस्तु की माप है, उस वस्तु का मूल्य है। जिस वस्तु के उपभोग से जितनी ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है, हम उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मुद्रा को त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों में स्टॉक में वृद्धि होती जाती है, तो उस वस्तु की अगली इकाइयों की उपयोगिता हमारे लिए गिरने लगती है और हम उन्हें प्राप्त करने के लिए मुद्रा का कम त्याग करने को तत्पर होते हैं। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं और उसकी विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की माप उनके लिए त्यागी जाने वाली मुद्रा के रूप में ही की जा सकती है। उपयोगिता की इस माप विधि को गणनावाचक दृष्टिकोण कहा गया है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिताओं को मुद्रा के रूप में आंक कर उनका तुलनात्मक महत्व जान सकते हैं और उनके उपभोग में उसी क्रम को अपना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। पेरिटो, एलन, हिक्स आदि अर्थशास्त्रियों का मत है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। वे इसके लिए निम्नलिखित पॉइंट्स इसको समझाते हैं कि जैसे पहला पॉइंट है हमारा कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, यानी ये बेसिकली उपभोक्ता की मन स्थिति पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत विचार है जिसे किसी वस्तुगत पैमाने से मापना संभव नहीं है। इन्होंने दूसरा तर्क दिया कि व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण, विचार, देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है।
उसकी उपयोगिता भी बार बार बदलती रहती है, तो इसे मापा नहीं जा सकता। और तीसरा दिया कि जो मुद्रा रूपी मापदंड है वो स्थिर और निश्चित नहीं है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये स्थिर और निश्चित नहीं होता। तो इन सब कठिनाइयों के कारण प्रोफेसर पेरिटो, हेलन और हिक्स ने कहा कि उपयोगिता की माप संभव नहीं है। इसे सुनिश्चित तथा निरपेक्ष संख्या में नहीं आंका जा सकता। इसे केवल तुलनात्मक दृष्टिकोण से क्रमबद्ध किया जा सकता है, अर्थात सबसे ज़्यादा उपयोगिता देने वाली वस्तु को प्रथम, उससे कम को सेकंड, उससे कम को थर्ड, ऐसे हम इसको क्रम में उपयोगिता की गणना की जा सकती है। और इसी कारण इस दृष्टिकोण को क्रमवाचक दृष्टिकोण कहा जाता है। इस विधि से वस्तुओं की उपयोगिता की गणनात्मक माप की कोई आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती। और उपयोगिता मापने की इन कठिनाइयों के कारण ही प्रोफेसर हिक्स, एलन आदि अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता के व्यवहार की दृष्टि से उदासीनता वक्र विश्लेषण विधि का प्रयोग किया है, जिसका पूरा विश्लेषण हम अगले चैप्टर में करेंगे। अंत में हम ये कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि गणनावाचक दृष्टिकोण उपयोगिता मापने का पुराना मत होते हुए भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। हालांकि आधुनिक विचारक इसे महत्व नहीं देते। उनके अनुसार उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है, ना कि गणनावाचक विचार। तो आज जो हमने यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ा, वो बेसिक पढ़ा कि उपयोगिता दृष्टिकोण अथवा संख्यावाचक दृष्टिकोण है क्या। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, एंड लास्ट में कि उपयोगिता की माप। इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।